मैंने हिस्ट्री में काफ़ी सारी पनिशमेंट्स के बारे में पढ़ा है जहाँ पर एक विक्टिम को इस हद तक तड़पाया जाता था, मारा जाता था कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। लेकिन जिस केस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो एक्चुअल में जितना यूनिक है उससे कहीं ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। एंड अब तक जितने केस मैंने पढ़े उनमें सबसे ज़्यादा दर्दनाक मौत अगर मुझे कुछ लगा हो तड़प तड़प के मरने वाला, तो शायद यही होगा। ये केस स्टडी है इसाची ओउची के बारे में, जो एक कंपनी में काम करता था एंड कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से वो दुनिया की सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव इंसान बन जाता है पूरी हिस्ट्री का। और उसके बाद जो जो चीज़ें उसके साथ हुई तो सुनने में भी तुम्हारा दिमाग जो सुन्न पड़ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक इंसान जो पूरी हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव मैन बन चुका था, जो कि एक रेडियो एक्टिव के संपर्क में आया होगा। जापान में एक कंपनी थी जेसीओ नाम करके, जो खुद तो बिजली नहीं प्रोड्यूस करती थी लेकिन दूसरे कंपनीज को वो फ्यूल सप्लाई करती थी बिजली बनाने के लिए एंड और सारी चीज़ें बनाने के लिए। और इस फ्यूल को बनाने के लिए यूज़ किया जाता था यूरेनियम, जिसको कन्वर्जन करके बनाया जाता था फ्यूल में। और इस फ्यूल को रेडी करने के लिए लगभग 5% यूरेनियम लगता था और उसको एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस मशीन के अंदर डाला जाता है मिक्स करने के लिए। बट द थिंग इज हियर कि उसको मिक्स करने से पहले एक स्टेनलेस बाल्टी के अंदर उसको थोड़े कंपाउंड्स के साथ में भी मिक्स किया जाता था। फिर उसको एक और मशीन में डाल के एक मशीन के अंदर जो है ट्रांसफ़र किया जाता था कि किसी को भी हार्म ना हो। एंड वो मशीन दोनों फुल्ली लॉक्ड होते थे एंड फुल्ली ऑटोमेटिक। लेकिन जितना सुनने में सिक्योर लगता है वो उतना सिक्योर था नहीं, क्योंकि जो कंपाउंड वो लोग मिक्स कर रहे थे उससे वो कुछ सालों के अंदर फिर भी वो वैसे भी मर ही जाते, क्योंकि वो जो केमिकल्स वो मिक्स करते थे उसके अंदर उससे होने वाली जो बीमारियां थी शायद ही कोई उससे बच पाता होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यही थी कि जहाँ पर मशीन्स को यूज़ किया जाना था वहाँ पर वो लोग इंसानों को यूज़ करते थे एंड लोग वहाँ पर मजबूर थे वो काम करने के लिए कुछ पैसों के लिए बस। और ना चाहते हुए भी वो लोग वो हार्मफुल केमिकल को एक बकेट में मिक्स कर रहे थे एंड उसको एक कंटेनर में डाल रहे थे, जो कि इलीगल भी था। एंड लोगों ने इसके रिगार्डिंग कभी कोई बात किया नहीं, तो किसी ने उस कंपनी में इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। एंड देन द डे कम्स 1991 सितंबर का महीना चल रहा था। कंपनी अपने प्रोडक्शन से 2 दिन पीछे चल रही थी, जिसकी वजह से कंपनी ने इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया था मैनेजर्स के ऊपर, वहाँ के वर्कर्स के ऊपर, वहाँ जो जितने लोग काम करते थे उनके ऊपर, कि कैसे भी करके हमको इस डेट को, इस टाइम को ये चीज़ जो है डिलीवर करना ही करना है और उसके लिए तुम क्या कर सकते हो कर लो। और शायद मेन रीज़न यही था इस इंसिडेंट को लेकर कि उन्होंने जल्दबाजी की कि जो केमिकल्स और कंपाउंड्स जो है एक कंटेनर के अंदर मिक्स करने जाने चाहिए थे कि किसी को हार्म ना हो, उसको अब एक स्टेनलेस बाल्टी के अंदर मिक्स करने लगे थे कि बस वो उस टाइम पर अपनी चीज़ को जो है डिलीवर कर सके दूसरी कंपनी। और जितने भी सॉल्यूशंस एंड केमिकल्स को कुछ कंटेनर्स के अंदर डाला जाता था मिक्स करने के लिए, अब कुछ लोग जो है उसको एक बकेट के अंदर मिक्स करने लगे थे और उसको उठाकर डायरेक्टली उस कंटेनर के अंदर डालने लगे थे कि जल्दी से जल्दी जो है काम हो सके। फिर सुबह 10:30 बजे जहाँ पर इसाची काम करता था वहाँ पर उसके साथ 2 कोवर्कर्स और थे, जहाँ पर वो एक गलती कर देते हैं कि कंटेनर जो है खुला था एंड उसके अंदर डायरेक्टली वो कंपाउंड एंड केमिकल्स को मिक्स करके डाल रहे थे। एंड उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि कंपनी वालों ने वो चीज़ करने के लिए कहा था उनसे। एंड वहाँ पर वो एक रिएक्शन होता है उस केमिकल्स के अंदर एंड वो केमिकल वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसाची जो है एंड वो लोग जो है एक रेडियो एक्टिव के संपर्क में आ जाते हैं। और इसके आगे जो चीज़ें मैं तुमको बताने वाला हूँ, जो पिक्चर्स मैं तुमको दिखाने वाला हूँ, तुम्हारी रूह ना कांप जाए तो कहना। अब ब्लास्ट के बाद में इसाची को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पर वो दिखने में एकदम सही दिखता है, बस उसकी स्किन लाल हो जाती है, वो उल्टियाँ करता है एंड वो बार बार बेहोश हो रहा था। फिर डॉक्टर लोग ये डिसाइड करते हैं कि इसके रेडिएशन लेवल जो चेक करते हैं, क्योंकि वो जहाँ पर काम कर रहा था वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स यूज़ किए जाते थे। एंड जब डॉक्टर्स ने रेडिएशन लेवल चेक किया तो उनके मन में सिर्फ एक क्वेश्चन बचा था कि ये इंसान अभी तक जिंदा कैसे है। ये चीज़ डॉक्टर को पूरा पूरा हिला के रख देती है कि एक्चुअल में ये पॉसिबल भी कैसे है। और अब मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे तुम्हारे कि एक्चुअल में हुआ तो हुआ क्या है यहाँ पर। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जान लो कि उस दिन इसाची के अंदर लगभग 17,000 मिलीसीवर्ट्स का रेडिएशन पाया गया था। अब इंटरनेशनल सेफ्टी लिमिट के बारे में बात करूं तो एक इंसान 1 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 मिलीसीवर्ट का ब्लास्ट जो है रेडिएशन का झेल सकता है। बट उस दिन इसाची के साथ में लगभग 17,000 मिलीसीवर्ट का रेडिएशन पाया गया था। नाउ कैन यू इमेजिन दैट कि वो 100x से भी ज़्यादा था इसाची के बॉडी में। यहाँ पर और एक डाउट है कि रेडिएशन से एक्चुअल में होता क्या। तो रेडिएशन के भी अलग अलग वेराइटीज होते हैं, बट इस रेडिएशन से होता क्या था कि अगर वो तुम्हारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो तुम्हारे सेल्स को, तुम्हारे ब्लड लाइन को, तुम्हारा जो
ब्लड सेल से, वो वाइट सेल से सारे के सारे को एकदम खत्म कर देंगे, यानी कि वो रीजनरेट नहीं हो पाएंगे। सीधी लैंग्वेज में समझाता हूँ, अगर तुम्हारी स्किन कहीं से फट जाती है, कट जाती है, तो उसको मैक्सिमम 1 महीना 1 साल कुछ भी पकड़ के चलो, लेकिन वो आगे चलकर ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे सेल्स वहां पर काम करते हैं, रिएक्ट करते हैं तुम्हारे बॉडी से, और वो हमेशा रीजनरेट होते रहते हैं। लेकिन वो रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद में उसके सेल्स पूरे के पूरे मर चुके थे, यानी कि अगर उसकी बॉडी से थोड़ा सा भी स्किन निकाला गया तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकता था। और फिर जब डॉक्टर्स को ये सारी चीज़ें पता चलती है तो इसाची को एक एडवांस मशीनरी रूम में जो शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर वो सारे इक्विपमेंट थे जिससे कोई भी बैक्टीरिया ना हो, कोई भी फंगस ना फैले। अब उसको जिंदा रखने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो था पेरिपेरल ब्लड सेल्स ट्रांसफर, और उसके अलावा कोई और दूसरा तरीका उनको पता भी नहीं था। तो उनको ना चाहते हुए भी वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, एंड वो उस एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल भी होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक हेल्थी बॉडी स्टेम सेल्स को जो है ट्रांसफर करना था इसाची के शरीर में, जिसकी वजह से उसका डीएनए मैच करना चाहिए था, एंड उनके ब्लड लाइन एंड उनके ब्लड सेल्स भी, एंड जिसकी वजह से उनकी जो बहन होती है उनसे मैच करता है, एंड वो ट्रांसफर करती है ये सारी चीजें, जिसकी वजह से वो जिंदा बचता है बाद में। एंड नाउ द डिस्टर्बिंग पार्ट, अब इसाची को लाकर काफी टाइम हो चुका था और वो ऑब्जर्वेशन में भी था, एंड अब इतना टाइम बीतने के बाद में उसका बॉडी जो है रिएक्ट करना शुरू कर दिया था, यानी कि उसके बॉडी की स्किन जो है पील होना शुरू हो गई थी। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि उसकी स्किन रीजनरेट नहीं हो सकती थी। फिर दिन ब दिन उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी कि जो डॉक्टर टेप्स वगैरह यूज़ करते थे, बैंडेज यूज़ करते थे, जब उसको निकालते थे तो उसके साथ में उसका स्किन भी निकल जाता था, यानी कि पील हो जाता था पूरा का पूरा स्किन, जितनी जगह पर वो टेप या बैंडेज लगा होता था। और उसके बॉडी के अंदर से डेली 1 लीटर डायरिया जो है निकलता था, एंड उसके साथ में अब उसकी ब्लड क्लोटिंग भी शुरू हो गई थी उसके स्किन के अंदर से। और फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता है उसकी बॉडी जो है 10 लीटर डायरिया भी छोड़ना शुरू कर देती है, एंड जो ब्लड जो निकलता था वो और भी ज़्यादा निकलने लगता है उसके बॉडी के हर एक पार्ट से, आई मीन यहाँ से, जिसकी वजह से डेली डॉक्टर्स को उतना ही फ्लूइड चढ़ाना पड़ता था जितना उसके बॉडी से निकलता था। और इसके बाद में धीरे धीरे इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसके आंखों से ब्लड निकलना शुरू हो गया था। इवन दर्द इतना ज़्यादा भयानक हो गया था उसके लिए, इतना ज़्यादा दर्द होता था उसके बॉडी में कि जैसे कि कोई तुमको एक गर्म तेल में डालकर तुमको फ्राई कर रहा हो, स्किन तुम्हारा निकाल रहा हो, इतना ज़्यादा पेनफुल था वो। और जितने भी डॉक्टर्स थे वहाँ पर उनको ना चाहते हुए भी उसको डेली हाई लेवल नारकोटिक ड्रग्स दिए जाते थे कि उसको बस नींद में रख सकें, उसको सोते हुए रख सकें, कि उसको वो दर्द ना हो। लेकिन फिर भी उसको दर्द तो नहीं होता था, लेकिन उसके बॉडी से खून निकलना बंद नहीं होता था, उसकी स्किन से निकलने लगी थी, इतना ज़्यादा निकल रही थी। फिर इतना ज़्यादा नर्क में जीने के बाद में फाइनली इसाची ओजी 81st डे को मर जाता है। लेकिन वहाँ के कानून के हिसाब से अगर कोई एक बार मरता है तो उसको जिंदा करने की कोशिश जरूर की जाए अगर वो हॉस्पिटल में है तो, एंड वहाँ के डॉक्टर्स ये करते भी हैं। एंड द थिंग इज कि वो इंसान फिर से जिंदा हो जाता है उस दर्द में जीने के लिए। फिर जिस दिन इसाची ओजी मर के डॉक्टर्स ने उसको जिंदा किया था, उसी दिन वो उनके फैमिलीज को बुलाते हैं एंड उससे बात करते हैं कि अगर इस बार तुम्हारा बेटा या तुम्हारा हस्बैंड जो अगर मरा तो हम उसको बचा नहीं पाएंगे। एंड द थिंग इज कि उनकी फैमिली ने ये उम्मीद पहले ही छोड़ दी थी कि उसको अब बचा सकते नहीं है कोई भी, एंड उन्होंने ये चीज़ साफ साफ कह दिया कि आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए, क्योंकि उसका दर्द इतना ज़्यादा था कि उसके फैमिली वाले भी नहीं चाहते थे कि वो जिंदा रहे। उसके बाद में ऑन 83rd डे इसाची ओजी फाइनली अपने दर्द से छुटकारा पाता है उस नर्क की ज़िंदगी से। ऑलमोस्ट 83 डेज नर्क में बिताने के बाद में उसको फाइनली शांति मिलती है। अब इस केस स्टडी के रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए जो तुम्हारे मन में भी शायद रेज हुआ होगा कि ज़रूरत ही क्या पड़ी थी डॉक्टर्स को ऐसा करने के लिए, कि इसाची ओजी अगर इतना ही दर्द में जी रहा था, इतना ही दर्द में अगर वो था, तो क्यों नहीं उसको मार दिया गया, या तो क्यों नहीं उसको मरने दिया गया, यानी कि उसके फैमिली के कहने पर या फिर कुछ सन के डॉक्टर्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। एज आई सेड यू कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था उसके ऊपर जिसकी वजह से उसकी जान बच पाई थी। और अब इसकी सच्चाई क्या है सिर्फ वही लोग जानते हैं, या तो उसकी फैमिली वाले, या उस कंपनी वाले, या तो फिर वो डॉक्टर्स जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। और अगर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उस दिन फॉलो किया जाता तो ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं इसाची ओजी के साथ में। और अब लोगों ने ये चीज़ भी साबित कर दिया है कि पैसों की वैल्यू ज़्यादा है एक इंसान के जान से। जहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा काम भी करना पड़ता है ना चाहते हुए भी, और उनको पता होता है कि मेरे जान को खतरा है, फिर भी वो करते हैं एंड लोग उनसे करवाते हैं।
बिना कोई सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के। और अब आप दोषी किसे मानोगे? उस कंपनी वालों को जिन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया एंड जैसे काम करना था वैसे उनको करने दिया, या फिर उनको दोषी बनाओगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसको सही टाइम पे डिलीवर करने के लिए लोगों के जान के साथ में खेलना सही समझा बस पैसों के लिए? या फिर उन लोगों को दोषी बनाओगे जिन्होंने उस दिन रूल्स रेगुलेशन समझते हुए भी आवाज नहीं उठाया कि हम लोग इस जगह पर ऐसे काम नहीं कर सकते हैं बिना किसी सेफ्टी के एंड बिना किसी रेगुलेशंस के? आप किसे दोषी मानोगे इन सब में से? वो तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तो बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी विथ योर फैमिलीज। बाय।